हेलो दोस्तों, सिप एकेडमी चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान विकास का पार्ट 2। इससे पहले एक क्लास हमने कर ली है, आप उस क्लास को ज़रूर विजिट करना है। उसके बाद इस क्लास को देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। और क्लास को पूरी देखा करें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर करना। भारत में संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण या क्रमिक विकास का ही परिणाम है जो ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। यानी संविधान का विकास अचानक से नहीं हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। और एक किस प्रकार हुआ है, इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं, जो 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की एक श्रृंखला है। यह अंतिम अधिनियम था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाला यह चार्टर एक्ट था, जो 1853 में पारित हुआ था। साथियों, चार्टर एक्ट क्या होता है यह आप सभी जानते होंगे वैसे तो, लेकिन आपको मैं बता दूं, चार्टर एक्ट किसी क्षेत्र विशेष में कुछ अधिकार या लाइसेंस देने वाला एक एक्ट यानी अधिनियम था। व्यापार में अधिकाधिक लाभ के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। उसमें एकाधिकार कंपनी के रूप में किया गया था। चार्टर एक्ट के द्वारा 1600 ईस्वी में ब्रिटिश रानी ने इस कंपनी को बाहर से व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया था। एकाधिकार क्या होता है, यानी मोनोपोली बोलते हैं इसको। किसी बाजार या उत्पाद सेवा में एक ही व्यक्ति या कंपनी का पूर्ण रूप से नियंत्रण होना, जहाँ ने प्रतिस्पर्धियों के लिए कोई जगह नहीं होती, उसे मोनोपोली बोलते हैं, यानी एकाधिकार बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में बांटा गया साथियों? दो भागों में। कौन कौन से हैं? प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य। कौन कौन से? प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य हैं। इस एक्ट के द्वारा विधायी कार्यों के लिए 12 सदस्य विधान परिषद की स्थापना की गई। कितने सदस्य थे साथियों? 12 सदस्य हैं विधान परिषद में। कितने हैं साथियों? 12 सदस्य हैं विधान परिषद में। उनको जानते हैं, कौन कौन से हैं? गवर्नर जनरल एक तो है, गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के 4 सदस्य यानी 5 हो गए। और एक है मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सेनापति और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, और उत्तर पश्चिम प्रांत का एक सदस्य, और बंगाल प्रांत का एक सदस्य, कलकत्ता या मद्रास प्रांत से एक सदस्य, और बम्बई प्रांत से एक सदस्य। कुल मिला के हो गए 12। कितने हो गए साथियों? 12 सदस्य हो गए विधान परिषद में। गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल के 4 सदस्य, और मुख्य सेनापति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, उत्तर पश्चिम प्रांत का एक सदस्य, बंगाल प्रांत का एक सदस्य, कलकत्ता या मद्रास प्रांत से एक सदस्य, और बम्बई प्रांत से एक सदस्य। तो साथियों, संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। आपको यही याद रखना है। इस एक्ट के द्वारा विधायी कार्यों के लिए 12 सदस्यों का विधान परिषद की स्थापना की गई है, जो ये थे गवर्नर जनरल के 4 सदस्य, और मुख्य सेनापति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, उत्तर पश्चिम प्रांत का एक सदस्य, बंगाल प्रांत का एक सदस्य, कलकत्ता या मद्रास प्रांत से एक सदस्य, और बम्बई प्रांत से एक सदस्य। आपको याद हो गए होंगे साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। प्रांतों से एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया, यानी सभी प्रांतों से एक एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया, इसलिए इसको बोलते हैं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी लागू किया गया था। सर्वप्रथम इसी एक्ट के तहत किया गया था। 1853 का एक्ट के तहत किया गया था साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट के द्वारा निर्देशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। कितनी की गई साथियों? 24 से घटाकर 18 कर दी गई है। कौन से एक्ट में? 1853 के एक्ट में। ये आपको नोट करना है।
इससे साथियों आगे इसके बारे में जानते हैं। इस एक्ट के द्वारा अस्थायी विधि सदस्य को गवर्नर परिषद से स्थायी पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। पहले अस्थायी विधि सदस्य था, जो अब गवर्नर परिषद में स्थायी पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला है उसको। यह आपको नोट करनी है। ऐसे ही सीधी लाइन उठ के आती है एग्जाम में, तो आपको स्टेटमेंट के तहत याद रखना है इनको। सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, आपके जरूर एग्जाम में काम आएगी। साथियों दूसरा फैक्ट है अपने पास, प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई तथा पहली बार सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ थे। कौन है साथियों? प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ थे, जो 1864 में इन्होंने ICS की परीक्षा पास की है। अभी पढ़ते हैं साथियों 1858 का बाल शासन या अधिनियम। 1858 का बाल शासन अधिनियम पढ़ते हैं। इस एक्ट का नाम क्या रखा गया था? एक्ट बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडिया रखा गया है। एक्ट बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडिया रखा गया है। कौन से एक्ट का नाम? 1858 का बाल शासन अधिनियम का नाम क्या रखा गया है? एक्ट बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडिया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1857 के विद्रोह जैसी घटनाओं को रोकना था। 1857 की क्रांति हुई थी ना साथियों, तो उसी घटना को रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था। कौन सा? 1858 का बाल शासन या अधिनियम एक्ट। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है 1857 के विद्रोह जैसी घटनाओं को रोकना था साथियों। साथ ही एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करना, भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। इस एक्ट के तहत भारत का शासन सीधे ही ब्रिटिश क्राउन महारानी विक्टोरिया के नियंत्रण में आ गया था। 1858 एक्ट के तहत भारत शासन सीधे ही ब्रिटिश क्राउन महारानी विक्टोरिया के नियंत्रण में आ गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं साथियों, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। अब पढ़ते हैं नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निर्देशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर उसकी जगह बाल सचिव का पद बनाया गया। ये नोट करना है आपको, बाल सचिव का पद कौन से एक्ट के तहत बनाया गया था? 1858 का बाल शासन अधिनियम के तहत बनाया गया था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया था। बाल सचिव को भारत मंत्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत सचिव को भारत मंत्री भी कहते हैं तथा यह ब्रिटिश सरकार में एक मंत्री भी होता है। भारत सचिव को भारत मंत्री भी कहते हैं, यह एक ब्रिटिश सरकार का एक मंत्री भी होता है। भारत सचिव ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति होता है साथियों? ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन होता है? भारत सचिव होता है। आगे आप ये नोट करना, प्रथम भारत सचिव कौन बने थे? कौन बने थे साथियों? प्रथम भारत सचिव चार्ल्स वुड बने थे। अभी भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य यानी भारत परिषद का गठन किया गया। किसका गठन किया गया था? भारत परिषद का, जिसमें कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। भारत सचिव की सहायता के लिए बनाया गया था, भारत परिषद का गठन किया गया है। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपके सामने। प्रथम भारत सचिव कौन है? चार्ल्स वुड थे। प्रथम भारत सचिव कौन बने थे? चार्ल्स वुड बने थे। भारत सचिव का बजट प्रस्तुत करने का अधिकार भी दिया गया। भारत सचिव को बजट प्रस्तुत करने का अधिकार भी दिया गया था। साथियों अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है इसके बारे में जानते हैं एक बार और अच्छे से रिवाइज करते हैं। 1858 का बाल शासन अधिनियम, इस एक्ट का नाम एक्ट बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडिया रखा गया। क्या नाम रखा गया? एक्ट बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडिया रखा गया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है 1857 के विद्रोह जैसी घटनाओं को रोकना था और साथ ही एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित कर भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था।
इस एक्ट के तहत भारत का शासन सीधे ही ब्रिटिश क्राउन महारानी विक्टोरिया के नियंत्रण में आ गया था और नियंत्रण मंडल और निर्देशक मंडल को समाप्त कर उसकी जगह भारत का सचिव पद बनाया गया। भारत सचिव को भारत का मंत्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? भारत का मंत्री भी कहते हैं। यह भी एक ब्रिटिश सरकार में एक मंत्री भी होता है। यह आपको जरूर याद करनी है। कौन होता है? भारत सचिव, भारत मंत्री भी कहते हैं। ये एक ब्रिटिश सरकार में एक मंत्री भी होता है। बहुत ही जानकारी है, इंपॉर्टेंट साथियों। भारत सचिव ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रथम भारत सचिव कौन बने हैं? चार्ल्स वुड बने हैं। कौन बने हैं साथियों? चार्ल्स वुड बने थे। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था और भारत सचिव को बजट प्रस्तुत करने का अधिकार भी दिया गया था। किसको दिया गया था? भारत सचिव को बजट प्रस्तुत करने का अधिकार भी दिया गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट पढ़ते हैं इलाहाबाद घोषणा, यानी शाही घोषणा या विक्टोरिया घोषणा पत्र भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं साथियों। ये आपको याद रखना है कि इलाहाबाद घोषणा या शाही घोषणा या विक्टोरिया घोषणा पत्र। साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। महारानी विक्टोरिया की ओर से वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा पत्र पढ़ा गया। कब पढ़ा गया था? 1 नवंबर 1858 को। किसके द्वारा? महारानी विक्टोरिया के द्वारा। महारानी विक्टोरिया की ओर से किसने पढ़ा था? वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। कब? 1 नवंबर 1858 को। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? इस घोषणा पत्र में निम्न प्रावधान किए गए थे, वो जानते हैं। इस घोषणा पत्र में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे? इस घोषणा पत्र के अनुसार 1858 की क्रांति में कैद किए गए क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया जाए। क्या क्या किया जाए साथियों? 1858 की क्रांति में कैद किए गए क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया जाए। इस घोषणा पत्र के अनुसार वेली जिले की सहायता से सहायक संधियों को और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीतियों को समाप्त कर दिया जाए। इस घोषणा पत्र के अनुसार वेली जिले की सहायक संधियां और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीतियों को समाप्त करने की घोषणा भी की गई है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है आपके सामने, भारतीयों के लिए कानून भारत की मान्यताओं एवं परंपरा के अनुसार बनाए जाए। भारतीयों के लिए कानून भारत की मान्यता एवं परंपरा के अनुसार बनाए जाएंगे। यह इलाहाबाद घोषणा में कहा गया था। ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:3 से बदलकर 2:5 कर दिया जाएगा। ये घोषणा हुई थी। 2:5 कर दिया जाएगा, यानी ब्रिटिश के तो 2 सदस्य और भारतीय सैनिकों के 5 सदस्य होंगे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय शिक्षित वर्गों के लिए ऊंचे पद खोल दिए जाएंगे। और कौन सी घोषणा हुई थी? भारतीय शिक्षित वर्गों के लिए ऊंचे पद खोल दिए जाएंगे। आपको यह ध्यान रखना है। और शिक्षित वर्ग ने इसे अधिकारों का घोषणा पत्र यानी मैग्ना कार्टा भी कहा है। इस घोषणा पत्र को क्या कहा है? शिक्षित वर्ग ने मैग्ना कार्टा कहा है। ये आपको ध्यान रखना है, मैग्ना कार्टा। आगे इसमें और कौन सी घोषणा की गई थी? इस घोषणा पत्र में वायसराय शब्द का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? वायसराय शब्द का प्रयोग किया गया था। इस घोषणा में वायसराय शब्द का प्रयोग किया गया था। वायसराय का अर्थ होता है सम्राट या साम्राज्ञी का प्रतिनिधि। साम्राज्ञी का प्रतिनिधि होता है, वायसराय का अर्थ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इलाहाबाद घोषणा में यही घोषणा की गई थी कि वायसराय का शब्द का प्रयोग किया गया। वायसराय का अर्थ होता है सम्राट या साम्राज्ञी का प्रतिनिधि। साथियों, क्लास कैसी लग रही है आप इसके बारे में ज़रूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ये बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप खुद जानते हो। आपका अब पढ़ते हैं अब आगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में जानते हैं। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। यानी इस परिषद में गवर्नर जनरल की जो परिषद होती है उसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया। कौन से एक्ट के तहत? 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। आपको यह ध्यान रखना है। और सहयोग की नीति भी अपनाई गई। यानी इसी एक्ट के द्वारा क्या किया गया साथियों? उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार भी दिया गया था, अर्थात सहयोग की नीति भी अपनाई गई थी। इस एक्ट के द्वारा अब भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? सर्वप्रथम 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। कौन कौन से 3 भारतीय, उनके बारे में जानते हैं। और कब शामिल किया गया था? 1862 में। आपको सन याद रखना है। 1862 में सर्वप्रथम 3 भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया गया था और सहयोग की नीति अपनाई गई थी। कौन से एक्ट के तहत? 1861 के एक्ट के तहत। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था। उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार भी दिया गया, अर्थात सहयोग की नीति के फलस्वरूप इस एक्ट का निर्माण किया गया था। समझ में आ गया होगा आपको। सहयोग की नीति ध्यान रखना है। और सर्वप्रथम 3 भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। 3 कौन कौन थे? महाराजा पटियाला। कहाँ के हैं? महाराजा पटियाला है जो नरेंद्र सिंह थे। ग्वालियर नरेश कौन थे? सर दिनकर राव थे। और बनारस महाराजा देवनारायण सिंह था। कौन था साथियों? देवनारायण सिंह था। ये आपको याद रखना है। इस एक्ट के द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में भी शामिल किया गया था। सर्वप्रथम निम्न 3 भारतीयों को शामिल किया गया है 1862 में। कौन कौन है? 3 महाराजा पटियाला के थे नरेंद्र सिंह, ग्वालियर नरेश थे सर दिनकर राव, और बनारस महाराजा थे देवनारायण सिंह। आपको तीनों का नाम याद रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1861 के तहत 1861 के एक्ट के तहत 1862 में 3 उच्च न्यायालयों का स्थापना की गई। 3 उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1862 को। बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 14 अगस्त 1862 को। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1862 को। साथियों याद हुए होंगे आपको। कलकत्ता उच्च न्यायालय 2 जुलाई, बॉम्बे उच्च न्यायालय 14 अगस्त, मद्रास उच्च न्यायालय 15 अगस्त। आपको ये डेट भी याद रखनी है साथियों। सन तो सभी में 1862 ही आएगा, लेकिन इनकी डेट अलग है। कलकत्ता तो होता है 2 जुलाई, बॉम्बे 14 अगस्त, मद्रास 15 अगस्त। इस एक्ट के द्वारा भारत परिषद को विधायी संस्था का दर्जा दिया गया। कौन से एक्ट के तहत दिया गया था साथियों? 1861 के एक्ट के तहत भारत परिषद को विधायी संस्था का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस एक्ट के तहत विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई साथियों? विकेंद्रीकरण। प्रांतों को विधि निर्माण का अधिकार भी दिया गया। किसका अधिकार दिया गया? प्रांतों को विधि निर्माण का भी अधिकार दिया गया। और पोर्टफोलियो सिस्टम यानी विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। इस एक्ट के तहत मंत्रिमंडलीय प्रणाली की भी शुरुआत हुई थी। आपको ये ध्यान रखना है। किसकी शुरुआत हुई थी? मंत्रिमंडलीय प्रणाली की भी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? विभागों का निर्माण कर विभाग में मंत्री या अध्यक्ष की नियुक्ति करके मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इस एक्ट के द्वारा कौन से एक्ट की बात चल रही है? 1861 का एक्ट चल रहा है साथियों। इसमें वायसराय को संकटकालीन परिस्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई।
जिसकी अधिकतम अवधि 6 माह थी। कितनी थी साथियों? 6 माह थी। और 3 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद का गठन किया गया था बंगाल प्रांत में, उत्तर पश्चिमी प्रांत में और पंजाब प्रांत में। बंगाल प्रांत में किया गया था 1862 और उत्तर पश्चिमी प्रांत में किया गया था 1866 और पंजाब प्रांत में किया गया था 1897। ये आपको ध्यान रखना है। 1897 में पंजाब प्रांत में किया गया था। साथियों, इस 1861 के एक्ट के तहत वायसराय को संकटकालीन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, जिसकी अधिकतम अवधि 6 माह थी। आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। कितनी थी? 6 माह थी। इस एक्ट के द्वारा वायसराय में परिषद की संख्या 0 से, साथियों आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम 6 सदस्य या अधिकतम 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते थे। केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते थे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो 1858 व 1861 के अधिनियम के समय बाद का वायसराय कौन रहा है? लॉर्ड कैनिंग रहा है। कौन रहा है साथियों? लॉर्ड कैनिंग रहा है। आपको ये ध्यान रखना है, लॉर्ड कैनिंग का नाम याद रखना है। 1858 व 1861 के अधिनियम के समय बाद का वायसराय कौन रहा है? ऐसे क्वेश्चन आएगा साथियों, तो बताना है आपको लॉर्ड कैनिंग। कैसे भी पूछ सकता है आपको कि 1858 के एक्ट के समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और 1861 के समय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। ये जरूरी ध्यान रखना है। अब आगे पढ़ते हैं। छोटा सा एक्ट है 1873 का अधिनियम। 1873 का अधिनियम के बारे में जानते हैं। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा हुई थी। और ये घोषणा कब हुई थी साथियों? 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त यानी भंग कर दिया गया था। अधिनियम कब आया? 1873 का अधिनियम आया था। और समाप्त कब किया? 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इसी में है 1873 का अधिनियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1876 का रॉयल यानी शाही अधिनियम। शाही अधिनियम बोलते हैं इसको। 1876 का रॉयल अधिनियम बोलते हैं। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी यानी क्राउन घोषित किया। कब किया गया था? 28 अप्रैल 1876 को घोषित किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है साथियों। मेरी मेहनत अच्छी लगी आपको तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथियों मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी तो लाइक करना है चैनल को। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। वायसराय परिषद में सदस्य संख्या 5 से बढ़ाकर 6 कर दी गई। कितने की गई साथियों? 5 से बढ़ाकर 6 कर दी गई। ये याद रखना है आपको। वायसराय की संख्या 5 से बढ़ाकर 6 कर दी गई। छठा सदस्य कौन होगा? लोक सेवक होगा, यानी लोक सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई विशेषज्ञ होगा। ये आपको ध्यान रखना है। छठा सदस्य लोक सार्वजनिक निर्माण का विशेषज्ञ था। कौन से एक्ट के तहत? 1876 का रॉयल शाही अधिनियम के तहत। आगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ते हैं। अभी कौन सा पढ़ते हैं साथियों? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बारे में जानते हैं। इस एक्ट का निर्माण भारत में राष्ट्रवाद एलिबेट बिल 1883 में आया था और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इन घटनाओं का परिणाम स्वरूप किया गया था। कांग्रेस की स्थापना तो हुई थी 1885 में, एलिबेट बिल पास हुआ था 1883 में। इस एक्ट के निर्माण के परिणाम स्वरूप यानी ये जो घटना हुई थी इसके परिणाम स्वरूप इस एक्ट का निर्माण हुआ था। कौन सा? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। आप सभी जानते हो इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में बढ़ाई गई थी। ये आपको आगे की स्लाइड में मिल जाएगा, यहाँ से देख लीजिए। इस एक्ट के निर्माण में केंद्रीय प्रांतीय परिषदों में अतिरिक्त गैर सदस्यों का
संख्या बढ़ाई गई थी। इस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष यानी निर्वाचन प्रणाली की भी शुरुआत हुई थी, लेकिन निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। इस एक्ट के निर्माण के द्वारा सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, लेकिन निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। किसका प्रयोग नहीं हुआ था? निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। यह आपको विशेष रूप से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट के निर्माण के द्वारा विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि की गई। विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि की गई थी और केंद्रीय विधानसभा गैर सरकारी सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 से बढ़ाकर अधिकतम 16 सुनिश्चित की गई थी। न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 सुनिश्चित की गई थी। कम से कम 10 होनी चाहिए और अधिकतम 16 होनी चाहिए। अधिकतम तो 16 और न्यूनतम 10। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। साथियों, 1909 का भारत परिषद अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1909 का बहुत ही ज़्यादा है और एग्ज़ाम में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, RS, SI, पटवारी, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इनमें कहीं ना कहीं रूप से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से प्रश्न जरूर आते हैं यहाँ से। तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है इनको और नोट भी करना है नोटबुक में। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इस एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम को। आपको यहाँ से PYQ में क्वेश्चन मिलेंगे और मैं भी आपको खुद क्वेश्चन कराऊंगा अभी, जैसे क्लास ख़त्म होगी उसी के बाद। इसी में मैंने इंक्लूड किए हैं, कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे अभी। भारत के राज्य सचिव कौन है? लॉर्ड मार्ले था। और वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। कौन था वायसराय? भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। और भारत का राज्य सचिव कौन था? लॉर्ड मिंटो। ये आपको विशेष ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट का क्या उद्देश्य था? कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तभी तो एक्ट लाया जाता है। उसका क्या उद्देश्य था कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करना था। अभी हमने पढ़ा है 1892 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा था और इसकी जो कमियां थी उनको दूर करना था। क्या कमियां थी? मुस्लिम अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करना, भारत में बढ़ते उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का सामना करना था। क्या था इसका उद्देश्य? क्या था कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करना और मुस्लिम अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करना था। भारत में बढ़ते उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का सामना करना था। यही इसका उद्देश्य है। और साथियों, इसका मेन उद्देश्य यह था कि फूट डालो राज करो की नीति भी अपनाई गई थी। इस एक्ट का क्या उद्देश्य था? फूट डालो राज करो की नीति भी अपनाई गई थी और इसको बढ़ावा देना था अंग्रेजों का। सर्वप्रथम सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिमों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की भी शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और निर्वाचन के बारे में अपन ने पढ़ा है कि 1892 का जो एक्ट था ना, उसके तहत तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, लेकिन निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। और यहाँ पे निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। सर्वप्रथम सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिमों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। कौन से नियम के तहत बात हो रही है? 1909 का अधिनियम के तहत। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, उसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट में निर्वाचन शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था और किसके तहत? 1892 में तो ऐसे निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, लेकिन निर्वाचन प्रणाली का शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। और 1909 का भारत शासन
भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ था साथियों, ये ध्यान रखना है आपको। भारतीयों को अब 6 दिन की पूर्व सूचना देकर पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था। भारतीयों को अब 6 दिन की पूर्व सूचना देकर पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था। भारतीय परिषदों में सदस्य संख्या बढ़ाई गई, जैसे बंगाल में 55, बंगाल में कितने की गई 55, मद्रास, बम्बई और उत्तर पश्चिमी प्रांत जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश, वर्तमान में यूपी बोलते हैं, इसमें 47 की गई है। पंजाब में 25, बर्मा में 17 कर दी गई थी। अधिकतम प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, जिसे बंगाल में 55 की गई है, मद्रास, बम्बई, उत्तर पश्चिमी प्रांत में 47 की गई थी और पंजाब में 25 और बर्मा में की गई थी 17। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया था। वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया था, ये आपको नोट करना है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पहला भारतीय कौन था जो शामिल हुआ था? पहला भारतीय था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नाम याद रखना है आपको, कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। वायसराय की परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पहला भारतीय कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जो वायसराय की परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपके सामने है 1909 का अधिनियम पार्लियामेंटो सुधार, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। साथियों, इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको जानते हैं अपन केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें सदस्य संख्या थी कुल 69। कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 69 थी। पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिसियो यानी 9 गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के सदस्य थे। पदेन सदस्य बोलते जिनको कितने थे साथियों? 9 थे। आपको ये ध्यान रखना है। और अतिरिक्त सदस्य कितने थे? एडिशनल मेंबर्स 60। ये बाद में इनकी संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं आपको इनको नोट करना है। फले कुल सदस्य संख्या है 69, पदेन सदस्य 9 और अतिरिक्त सदस्य एडिशनल मेंबर हैं 60। जो फले थे 16 से बढ़ाकर 60 की गई है। सदस्यों का विभाजन 60 अतिरिक्त सदस्यों में, अब 60 तो थे पर वो कौन से थे उनके बारे में जानते हैं। सरकारी सदस्य हैं ऑफिशियल यानी 28 और मनोनीत गैर सरकारी सदस्य हैं 32, निर्वाचित हैं इलेक्टेड यानी 27, मनोनीत हैं 5 और मुख्य तथ्य हैं इसमें केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत बना रहा। ये आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत बना रहा। इसके बारे में एक बार और जानते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या है 69। पदेन सदस्य पूछे तो कितने हैं? 9 और अतिरिक्त सदस्य पूछे तो 60 थे। जो पहले कितने थे? 16 से बढ़ाकर 60 कर दिए गए थे। और सदस्यों का विभाजन 60 अतिरिक्त सदस्यों में सरकारी सदस्य ऑफिशियल तो थे 28 थे, 28 मनोनीत किए गए थे। 60 में से 28 तो मनोनीत किए गए थे। गैर सरकारी सदस्य हैं 32, निर्वाचित थे 27 और 5 मनोनीत थे, नॉमिनेटेड थे। और मुख्य तथ्य याद रखना है आपको, केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत बना रहा है। इसी को आपको नोट करना है। आगे चलते हैं। अब दूसरी तरफ है प्रांतीय विधान परिषद, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यानी सदस्य संख्या इसमें समान नहीं थी, एक समान नहीं थी, अलग अलग थी। सदस्य संख्या प्रांतों के आधार पर विभिन्न थी। प्रांतवार संख्या देखते हैं। जैसे 50 सदस्य हैं बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और संयुक्त प्रांत।
जिसको उत्तर प्रदेश भी बोलते हैं। वर्तमान में वो 30 सदस्य आते हैं, पंजाब, वर्मा और असम। ये आपको ध्यान रखना है। और मुख्य तथ्य इसमें ध्यान रखना है कि प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दी गई थी। प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दी गई थी, ये आपको नोट करना है। प्रांतीय परिषद में वो सदस्य संख्या पूछे तो 50 सदस्य बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और संयुक्त प्रांत से थे, और 30 सदस्य पंजाब, वर्मा और असम से थे। प्रांतीय विधान परिषद काउंसिल की बात करें हैं, इसमें सदस्य संख्या समान नहीं थी, वो प्रांतों के आधार पर विभिन्न थी। अब साथियों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस नए नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, पार्लियामेंटो सुधार, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या कैबिनेट मिशन योजना? पहला साथियों इसका आंसर बताना है। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस नए नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या है साथियों? इसका आंसर है पार्लियामेंटो अधिनियम। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। 1909 के अधिनियम का सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण प्रावधान कौन सा था? 1909 के अधिनियम का सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण प्रावधान कौन सा था साथियों? ऑप्शन ए है केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाना। ऑप्शन बी भारतीयों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार। या ऑप्शन सी है मुस्लिमों के लिए प्रत्येक निर्वाचन मंडल की शुरुआत। या प्रांतीय परिषद के गैर सरकारी बहुमत की अनुमति। 1909 के अधिनियम का सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण प्रावधान कौन सा था? यह आपको ध्यान रखना है। कौन से अधिनियम के तहत पूछा गया है? 1909 के अधिनियम का सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण प्रावधान कौन सा था? इसका आंसर है साथियों ऑप्शन सी, मुस्लिमों के लिए प्रत्येक निर्वाचन मंडल की स्थापना हुई थी। यह सबसे विवादास्पद रहा था, आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। 1909 के अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? 1909 के अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो, या लॉर्ड कर्जन? आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है साथियों? भारत का वायसराय कौन था? कौन था साथियों? वायसराय की बात करें तो लॉर्ड मिंटो थे। और लॉर्ड मार्ले क्या थे? ये राज्य सचिव थे भारत के। कौन थे राज्य सचिव? नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। किस अधिनियम ने पहली बार चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में मान्यता दी गई? किस अधिनियम ने पहली बार चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में मान्यता दी गई है? मैंने आपको बताया भी है, और उस पर बहुत 3-4 बार मैंने आपको बताया, इस पर चर्चा भी की है, तो बताना है। अठारह का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। साथियों इसका आंसर है कौन सा है साथियों? इसका आंसर है साथियों ऑप्शन बी, 1909 का भारत परिषद अधिनियम है। इसमें चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई है। आपको यह ध्यान रखना है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। 1909 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1909 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या
16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 60, 40, 50, 60, 30, 40, 50, 60। तो साथियों इसका आंसर बताना है आपको। 1909 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने है। इसका आंसर है ऑप्शन 4, कितनी गई है? 60 कर दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना अब्दुल कलाम, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अभी हमने पढ़ाई है, तो इसका आंसर क्या है बताना। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। 1909 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विधान परिषद में किस प्रकार के बहुमत की अनुमति दी गई थी? 1909 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विधान परिषद में किस प्रकार के बहुमत की अनुमति दी गई थी? केवल सरकारी बहुमत, गैर सरकारी बहुमत, बराबर बहुमत यानी 50-50, इनमें से कोई नहीं। 1909 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विधान परिषद में किस प्रकार के बहुमत की अनुमति दी गई थी? क्लास कैसी लग रही है साथियों बताना, और क्वेश्चन और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। इसका आंसर बताओ साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दी गई थी। ऑप्शन बी सही है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है। और अब नेक्स्ट की क्लास में पढ़ेंगे 1909 का अधिनियम के बाद 1919 का अधिनियम और 1935 के अधिनियम की क्लास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।